हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। हम लोग बात कर रहे थे पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट वाले चैप्टर की, और अब स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना टॉपिक। लास्ट क्लास में हमने ये वाली बात बोलकर ख़त्म करी थी कि हमारे लीडर्स के सामने जब सरकार बन गई थी तो उन लीडर्स के सामने ये चुनौती थी, एक दुविधा थी, एक डायलेमा था, वेदर हम लोग यूएसएसआर के सोशलिस्ट मॉडल को अपनाएं या फिर यूएसए के कैपिटलिस्ट और लिबरल मॉडल को अपनाएं। रास्ता या तो ये वाला लेना चाहिए या ये वाला लेना चाहिए। मैंने आपको एडवांस में एक बात बता दी थी कि हमने दोनों टाइप ऑफ स्ट्रक्चर को मिक्स कर हमने एक मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल फॉर्म बनाया था, जो कि इंडिया का उस ज़माने का यूनिक मॉडल था इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। तो डिस्पाइट वेरियस डिफरेंसेस, कंसेंसस एक पॉइंट पे ज़रूर था अलग अलग लीडर्स के बीच में। किस बात पर? कि डेवलपमेंट को सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट सेक्टर के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। हमें सरकार की ज़रूरत है देश की डेवलपमेंट के लिए एक डिज़ाइन, एक रोड मैप और एक प्लान बनाने की। इनफैक्ट जो ये प्लानिंग का आइडिया था ना, एज अ प्रोसेस ऑफ रीबिल्डिंग द इकोनॉमी की प्लानिंग, इकोनॉमिक प्लानिंग इस हिसाब से होनी चाहिए कि हमारी इकोनॉमी को हमें रीबिल्ड करना है। रीबिल्ड इन द सेंस कि जिस टाइम पर ब्रिटिशर्स उसको तितर बितर कर गए थे, अब हमें दोबारा से पूरे के पूरे बिल्डिंग के सारे फ्लोर्स को तोड़कर बिल्कुल ग्राउंड लेवल से हम लोग अंबुजा सीमेंट लगाना शुरू करेंगे। इस प्रकार से हमें अपनी इकोनॉमी को बनाना है बिल्कुल। तो इस आइडिया को फुलफिल करने के लिए, इस मकसद को फुलफिल करने के लिए हमें पब्लिक सपोर्ट भी चाहिए था, जो कि मिला भी सरकार को 1940s एंड 1950s। और ये वाली बात ना कि इकोनॉमी को रीबिल्ड करना, ये पूरे 40s और 50s के टाइम पर पूरे वर्ल्ड में ये एक फिनोमेना चल रहा था। बिकॉज आप कहोगे वर्ल्ड कैसे आ गया यहाँ पर, पूरी दुनिया में एक कॉमन फिनोमेना कैसे? बड़ी सारी एशियन और जो अफ्रीकन कंट्रीज थी वो इस टाइम पर आज़ाद हुई थी, आपको पता है, कॉलोनियल रूल से। जब ये कंट्री डीकॉलोनाइज हुई, एशियन कंट्रीज और अफ्रीकन कंट्रीज, ठीक है, तो हुआ क्या? सबके सामने सबसे पहली चुनौती थी इकोनॉमिक प्लानिंग की। आपको पता होगा 1929 से लेकर 1932-33 तक ग्रेट डिप्रेशन आया था यूरोप में, है ना? हमने इकोनॉमी में पढ़ा भी था इसको। तो हुआ क्या था इस टाइम पर? जापान और जर्मनी में मोस्ट ऑफ ऑल द स्पेक्टेकुलर इकोनॉमिक ग्रोथ अगेंस्ट द हैवी ऑड्स इन द सोवियत यूनियन 1930s और 40s के टाइम पर हमें ये चीज़ देखने को मिलती है कि इकोनॉमिक रिकवरी इन कंट्रीज ने ये डिसाइड करा कि कंप्लीटली सोवियत मॉडल यानी कि सोशलिस्ट मॉडल पे फॉलो नहीं हो सकती। यानी कि हमारे अलावा और भी ऐसी कंट्रीज थी कि जब वो एक बारी विश्व युद्ध में या फिर कोलोनाइजेशन के हाथों के चलते जब वो आज़ाद होने का ट्राई कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे, उनको ये वाली चीज़ साफ तरीके से समझ में आ चुकी थी कि इकोनॉमी को किसी एक सेक्टर के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। तो प्लानिंग कमीशन जो हमारे देश में बनती है, एक बॉडी बनती है, जैसे कि हमने कल की क्लास में डिस्कस करा था कि लीडर्स ये प्लान कर रहे थे कि एक हम लोग बॉडी बनाएंगे। प्लानिंग कमीशन जो फॉर्मुलेट होती है, इट वॉज नॉट अ सडन इन्वेंशन। इनफैक्ट इसके पीछे एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। क्या है वो? हम लोग कॉमनली ये एज्यूम करते हैं कि जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं, जैसे कि इंडस्ट्रियलिस्ट और बड़े बड़े बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स, कॉरपोरेशंस वगैरह, ये प्लानिंग के आइडिया से काफ़ी ज़्यादा चिढ़ते हैं, ये उसके अगेंस्ट में रहते हैं, ठीक है? क्योंकि ऐसे प्राइवेट इंडिविजुअल्स का ये मानना होता है कि देयर शुड बी ओपन इकोनॉमी और यहाँ पर स्टेट का कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है? स्टेट का कंट्रोल नहीं होना चाहिए। दैट वॉज नॉट हैपेंड हेयर। देश में हमारे ऐसा नहीं था कि प्राइवेट सेक्टर जो है, प्राइवेट सेक्टर का हमारी सरकार को सपोर्ट ना मिला हो कि अगर पब्लिक सेक्टर की एंट्री इकोनॉमी में हो रही है। प्राइवेट सेक्टर अक्सर ये देखा गया था कि चिढ़ता है कि पब्लिक सेक्टर जब भी, सरकारी सेक्टर जब भी एंटर होना चाहे डिसीजन मेकिंग में, इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग में, तो उसको पीछे कर देना। लेकिन एक सेक्शन ऑफ द बिग इंडस्ट्रीज साथ में मिला 1944 में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। 1944 में हमारे देश में जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन थे वो सारे एक साथ मिले और उन्होंने एक जॉइंट प्रपोजल रखा किस प्रकार से
एक प्लान्ड इकोनॉमी का निर्माण करा जाएगा कंट्री के अंदर। इस चीज को बोला गया बॉम्बे प्लान। क्या बोला गया? बॉम्बे प्लान। बॉम्बे प्लान का मकसद ये था, इट वांटेड द स्टेट टू टेक मेजर इनिशिएटिव्स। ये सारे इंडस्ट्रीज ये चाहते थे, इन्होंने एक प्रपोजल रखा सरकार के सामने कि सर जी, हम चाहते हैं कि देश को दिशा दिखाने के लिए और उसकी दशा बदलने के लिए हमारे पास इन्वेंशन है, टेक्नोलॉजी है और पैसा है, लेकिन ये प्रोसेस करना किस प्रकार से है ये तो आप ही बताओगे ना। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 1 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ रुपए है। अब आप में से कोई मेरे पास आए कि सर मेरे पास इतना पैसा है और हमने सुना है कि आप ना ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट करते हो, तो हमें कोई अच्छी स्कीम्स बताओ, कोई अच्छे सेक्टर्स और कोई अच्छे वो बताओ कि अगर हम आज के टाइम में एफडी की जगह अगर किसी एक स्टॉक में पैसा डालते हैं और 5 साल 10 साल के लिए उसको भूल जाते हैं, तो हमें अच्छा रिटर्न किस पे मिल सकता है। हमें थोड़ा सा पता और हमारे एक पोर्टफोलियो अच्छा सा डिजाइन करवाओ। दैट मीन्स आपके पास भले ही पैसा था, लेकिन उसको मल्टीप्लाई करने के लिए रास्ता किसने दिया? मैंने दिया। हमारे वाले केस में यहां पर क्या है कि इंडस्ट्रीज के पास इन्वेंशन, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, कैपिटल, ये सब कुछ था, लेकिन एक डायरेक्शन के लिए ये खुद एक बॉम्बे प्लान लेकर जाते हैं 1944 में सरकार के पास। और इनका ये कहना था, वी वांट आवर नेशन स्टेट कि वो मेजर इनिशिएटिव ले इंडस्ट्रियल और दूसरी इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट में। तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जो डेवलपमेंट के लिए जो प्लानिंग थी, लेफ्ट टू राइट समझ रहे हो ना, कल हमने डिस्कस करा था इसको, लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी और राइटिस्ट आइडियोलॉजी। ये चीज हमें देखने को मिली कि सब लोग ये चाहते थे कि जो इनिशियल रोल जो है ना वो पब्लिक सेक्टर के हाथों में हो। ठीक है। सून आफ्टर इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट, इस पर्पस के लिए प्लानिंग कमीशन बनाई गई और प्लानिंग कमीशन के हमेशा चेयरमैन होते हैं प्रधानमंत्री। तो अगर आपसे कोई पूछे फर्स्ट प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन कौन थे, जल्दी बताओ क्या होगा इसका आंसर लॉजिकल तरीके से? पंडित नेहरू, है ना? क्यों? क्योंकि अगर प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन प्रधानमंत्री होते हैं तो इसका मतलब ये है पहले प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन पहले प्रधानमंत्री होंगे हमारे, ऑब्वियस सी बात है। प्लानिंग कमीशन अभी रिसेंटली मोदी जी के आने के बाद डिसबैंड हुई है और अब इसका नाम क्या हो गया है? अब इसका नाम हो गया है नीति आयोग। नीति की फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग। अगेन इसके चेयरमैन जो होते हैं वो पीएमई होते हैं और 5 ईयर प्लान हमारे देश में खत्म होकर अब लॉन्ग टर्म प्लान आने लगे हैं, लाइक 15 ईयर प्लान, 30 ईयर प्लान, 50 ईयर प्लान, ऐसे लंबे प्लान आने लगे हैं। ठीक है। तो ये हम पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे इसको, हम इकोनॉमिक्स वाले एरेना में पढ़ेंगे, अभी हम पॉलिटिकल साइंस में हैं। तो इट बिकेम द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एंड सेंट्रल मशीनरी फॉर डिसाइडिंग। प्लानिंग कमीशन सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल और सेंट्रल मशीनरी बन गई ये डिसाइड करने के लिए कि इंडिया कौन सी पाथ और स्ट्रेटजी अडॉप्ट करे, कौन से रास्ते पर चले, ताकि वो अपनी डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स को बहुत अच्छे तरीके से लेकर जाए, इस प्रकार से लेकर जाए कि उसके फ्रूट और उसकी मिठास और उसकी खुशबू की महक हर जगह हर एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एंजॉय करे। थोड़ा सा प्लानिंग कमीशन के बारे में जानते हैं हम लोग, बेसिक से एडवांस तक। देखो, प्लानिंग कमीशन इज नॉट वन ऑफ द मेनी कमीशंस और दूसरी बॉडीज जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ने सेटअप करी हो। कॉन्स्टिट्यूशन ने सेटअप नहीं करी थी प्लानिंग कमीशन को। प्लानिंग कमीशन मार्च 1950 में सेटअप होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक रेजोल्यूशन को पास कर। इसका शुरू में एक एडवाइजरी रोल था और इसकी रिकमेंडेशंस यूनियन कैबिनेट मानता था और इसकी रिकमेंडेशंस जो थी वो बेसिकली इकोनॉमिक एरेना में होती थी कि इकोनॉमी को रिवाइव या पर्टिकुलर सेक्टर को पुश कैसे करा जाए। जो रेजोल्यूशन था, जिस रेजोल्यूशन की वजह से ये प्लानिंग कमीशन सेटअप करी गई, इसके स्कोप एंड टर्म्स को कुछ इस प्रकार से डिफाइन करा गया। संविधान हमारा हमें गारंटी करता है कुछ फंडामेंटल राइट्स जनता को, ठीक है, और कुछ डीपीएसपी। जो स्टेट है, स्टेट को ये बोला जाता है, स्टेट को एक इंस्ट्रक्शन दी जाती है कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान निर्माताओं ने ऐसा लिखा था कि नेशन स्टेट या जो सरकार है वो हमेशा उसका एक मकसद ये रहना चाहिए कि हमें कैसे भी करके लोगों का वेलफेयर सुनिश्चित करना है और लोगों के लिए हमें सिक्योर करना है, उनको प्रोटेक्ट करना है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक जस्टिस, सोशल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, ये सभी प्रकार के जस्टिस उनको मिलने चाहिए। तो यहाँ पर ये चीज़ बोली गई कि सरकार की जो पॉलिसी डायरेक्टिव्स हैं
प्लानिंग कमीशन भी उनमें से एक ऐसा डायरेक्टिव है, एक ऐसा आउटकम है कि सरकार को जो बड़े सारे डायरेक्टिव दिए जाते हैं, जैसे जो सिटीजन है, चाहे वो मर्द हो चाहे औरत हो, इक्वली उनके पास एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड होना चाहिए। दूसरा, ओनरशिप और जो कंट्रोल है मटेरियल रिसोर्सेज की कम्युनिटी में, वो इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए कि सबके पास इक्वल तरीके से वो जाए, ठीक है। और जो इकोनॉमिक सिस्टम का जो ऑपरेशन है वो कुछ इस प्रकार से नहीं चलना चाहिए कि वेल्थ की कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ गिने चुने हाथों में हो जाए। वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, मनी, जीडीपी ग्रोथ का फायदा, पॉलिसी इनिशिएटिव्स, कुछ योजनाएं, पीडीएस सिस्टम, इन सब का लाभ हर एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को मिलना चाहिए, स्पेशली गरीब लोगों को ज़्यादा मिलना चाहिए। थोड़ी सी बात और करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया था 1 जनवरी 2015 को, और एक नया इंस्टीट्यूशन सेटअप करा गया था नीति आयोग के नाम से। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके बारे में यूपीएससी अभी तक पूछता रहता था, लेकिन अब ये करंट अफेयर ना होकर अब ये स्टैटिक चीज़ बन चुकी है, ठीक है। इवन यूपीएससी इस हद तक चला गया था, साल 2015 के पेपर में ही चला गया था। 1 जनवरी को ये सेटअप हुआ था, और जब टीना डाबी और अर्तिका शुक्ला वाला जो साल था, उन्होंने जो पेपर दिया था 2015, इट वाज द ईयर, तो उसके टाइम पर अर्तिका शुक्ला वाज स्माइलिंग। उसने बताया था विजन आईएएस के उस पर ओपन सेशन में कि आई वॉज शॉक टू सी द क्वेश्चन, कि वो ये पूछ रहा था कि इनमें से हाल ही में प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर किसको बनाया है, या फिर नीति आयोग जो बनाया वो किसको रिप्लेस कर बनाया है। एंड देयर वर 4 ऑप्शंस, उसमें से एक था प्लानिंग कमीशन। तो वो कहती कि मुझे डाउट हो गया था थोड़ा सा कि यार इतना इजी क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है यूपीएससी में, ठीक है। लेकिन ये बहुत रिमार्केबल चीज़ थी आज़ादी के बाद से लेकर अभी तक, इसलिए यूपीएससी ने पूछा। अब इतने टू द पॉइंट और इतने इजी क्वेश्चन को एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, अब थोड़ी सी एनालिसिस पावर तो चाहिए ही पड़ती है। तो बात करते हैं अर्ली इनिशिएटिव्स की। जैसा कि यूएसएसआर में देखा गया, बिल्कुल उसी के मॉडल के बेसिस पर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। यूएसएसआर में 5 ईयर प्लान चलते थे सिंस द टाइम ऑफ रशियन रेवोल्यूशन, या जिसको सोशलिस्ट रेवोल्यूशन भी आप कह सकते हैं। तब से जो उधर के लीडर्स थे, लाइक लेनिन, स्टालिन, और यूएसएसआर की जर्नी फ्रॉम यूएसएसआर टू बिकमिंग रशिया, 5 ईयर प्लान यहां पर चलते थे। इनफैक्ट यूएसएसआर वर्ल्ड की पहली ऐसी कंट्री थी, ये वाला फैक्ट याद रखना, मैं आपको बता रहा हूं फिल्म्स के लिहाज से। यूएसएसआर वाज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, पहली कंट्री जहां पर 5 ईयर प्लान इंट्रोड्यूस करे गए थे। नेहरू की दोस्ती शुरू से ही रशिया के लीडर्स के साथ बहुत अच्छी थी, जैसा कि हमने कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स की बुक में भी देखा था। याद है सेकंड चैप्टर उसका, डिसइंटीग्रेशन यूएसएसआर। तो लास्ट में एक चीज आती है, इंडिया और अर्स्टवाइल यूएसएसआर और रशिया के लीडर्स के रिलेशंस, और उसमें हम सॉफ्ट पावर को भी डिस्कस करते हैं। हीरोज फ्रॉम राज कपूर टू अमिताभ बच्चन आर वेरी फेमस इन रशिया, है ना। मेरा जूता है जापानी सॉन्ग बहुत फेमस है रशिया के अंदर। बड़े सारे इंडियन नाम हमें रशिया के लोगों के देखने को मिलते हैं। इनफैक्ट वहाँ पर तो इस कदर से इस लाइन को ब्रीच करा जाता है कि यहाँ पर जो लड़कियों के नाम होते हैं, जैसे याद है उधर का लीडर था निकिता क्रुश्चेव, है ना, वो नाम हमें देखने को मिलते हैं। तो यानी कि हमारे लीडर्स ज़्यादातर शुरू से ही ये जो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी होती है इसकी तरफ ओरिएंटेड थे, और रशिया के मॉडल पे बहुत ज़्यादा अपनी इकोनॉमी को चलाना चाहते थे। अब ये से बात ना हमारे प्रोमिनेंट लीडर्स की नहीं, जो यूथ लीडर्स थे, जो गरम दल के नेता थे, जैसा कि मैंने आपको भगत सिंह के बारे में बताया था, वो भी ऐसे ही इतना गरम खून का नेता था कि याद है मैंने आपको बताया था कि जिस दिन उनको फांसी हो रही थी उससे पहले वो रशियन रेवोल्यूशन की किताब पढ़ रहा होता है, ठीक है। तो रशियन रेवोल्यूशन से बहुत ज़्यादा लोग इंस्पायर्ड थे, क्योंकि वो ये सोचते थे, जब इन्होंने पार्टी बनाई भगत सिंह वगैरह ने, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, और बाद में इसका नाम चेंज करा भगत सिंह ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इनका ये मानना था जो क्रांति रशिया में हुई सत्ता को उखाड़कर फेंकने के लिए, जार निकोलस II को पावर से उखाड़कर फेंकने के लिए, डोंट वरी, जिनको नहीं पता कि मैं ये क्या बोले जा रहा हूँ जार निकोलस II और वो करके, ये वर्ल्ड हिस्ट्री की थोड़ी बातें समझ में आ जाएंगी, डोंट वरी। लेकिन वहाँ पर क्या था कि डेमोक्रेसी बेकार हो गई थी, और वहाँ पर कुछ जो लीडर्स थे वो सोशलिज्म लाना चाहते थे यहाँ पर, और एक उन्होंने रेवोल्यूशन करा। रेवोल्यूशन वहाँ पर अलग अलग समय में होता है।
1905 में एक रेवोल्यूशन हुआ विच वॉज नॉट वेरी मच सक्सेसफुल। 1917 में 2 रेवोल्यूशन होते हैं, एक फरवरी के महीने में, एंड सबसे फेमस जो टिका रहा, जिसकी बुनियाद काफ़ी टाइम तक टिकी रही, वो था अक्टूबर रेवोल्यूशन। ये आपने सुना होगा अगर थोड़ी बहुत जो वर्ल्ड हिस्ट्री जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हुआ क्या, हमारे लीडर्स ये सोचते थे कि जो क्रांतिकारियों ने रूस में कर दिखाया, रशिया में कर दिखाया, वो हिंदुस्तान में भी करा जा सकता है। और हिंदुस्तान में हमें किसके खिलाफ क्रांति करनी थी? अंग्रेजों के खिलाफ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ हमें क्रांति करनी थी, अंग्रेजों को यहाँ से उखाड़ कर फेंकना था। यानी कि शुरू से ही हम ज्यादातर ओरिएंटेड ना, ज्यादातर झुकावट जो हमारी रहती थी वो यूएसएसआर एंड रशियन लीडर्स की तरफ रहती थी। अब यूएसएसआर ने 5 ईयर प्लान इंट्रोड्यूस करा था, तो उसी रास्ते पर चलते हुए जब प्लानिंग कमीशन हमारे देश में बनाई गई, तो हमने भी 5 ईयर प्लान का सिस्टम एक लेकर आए, ठीक है। दिस वॉज नॉट अ ब्रेन चाइल्ड और इनोवेशन ऑफ इंडिया। ब्रेन चाइल्ड का मतलब ये होता है समथिंग जो मेरा सोचा हुआ हो, जो मेरी इनोवेशन हो, मैंने कहीं से कॉपी पेस्ट ना कर रखा हो, उसको कहते हैं ये मेरा ब्रेन चाइल्ड है। बट दिस वॉज नॉट अ ब्रेन चाइल्ड ऑफ इंडिया, इट वॉज अ बोरोड फीचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि यूएसएसआर से बोरो करा गया था। आइडिया बहुत सिंपल था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करा, वो डॉक्यूमेंट एक प्लान की तरह काम कर रहा था, जिसमें ये डिसाइड करा गया कि आमदनी कितनी आएगी और खर्चा कितना होगा आने वाले 5 सालों के लिए। अकॉर्डिंगली इसी प्लान के चलते हमारे देश में एक बजट का कंसेप्ट आता है, और बजट जो प्रिपेयर करना स्टार्ट करा गया वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी और स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी। इसलिए आपको पता होगा, जैसे अभी हमने देखा था, रागिनी आपने बिहार पीएससी का पेपर दिया था, तो उसमें वो बिहार बजट के बारे में पूछ रहे थे। तो लोगों को शायद से यही लगता है कि सेंट्रल लेवल पे ही बजट आता है, कि बजट हमारे देश में जब निर्मला सीतारमण जी पेश करती हैं तो वही बजट होता है। ऐसा नहीं होता, हर एक राज्य का भी अलग अलग एक्सपेंडिचर और इनकम जो होती है, कि 4 साइडेड इनकम के आने वाले टाइम में इनकम कहाँ से आएगी, खर्चे कहाँ कहाँ होंगे, पिछले साल कहाँ हुए खर्चे और कहाँ से इनकम आई। तो देखा जाता है कि स्टेट जो है वो क्रेडिट में है या फिर वो डेफिसिट में, घाटे में चल रही है। ऑब्वियसली बात है, इनकम ज्यादा आनी चाहिए, खर्चे कम होने चाहिए। घर भी तो ऐसे ही चलता है, तो इकोनॉमी भी ऐसी चलती है। अकॉर्डिंगली सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जो है उन्होंने बजट डिसाइड करा, एंड बजट वाज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। एक नॉन प्लान बजट, ठीक है। नॉन प्लान बजट मतलब वो जिसके लिए पहले से आप प्लानिंग नहीं कर सकते, जो रूटीनली खर्चा होगा ही होगा ईयरली बेसिस पर, यानी कि ऑफिसर्स को जो सैलरी देनी है, ठीक है, या कोई भी उस टाइम पर आप समझ पा रहे होगे कि देश क्रिएट हो रहा है, इकोनॉमिक सिस्टम क्रिएट हो रहा है, इतनी सारी चीज़ों पे खर्चा लगेगा, हाईवे बननी है, रोड बननी है, स्ट्रीट लाइटिंग लगनी है, लोगों को कनेक्टिविटी देनी है, घर घर जाके बिजली देनी है, गाँव की सड़कें पक्की होनी है। ये इसके लिए कोई प्लानिंग आप डिसाइड करके थोड़ी ना रख सकते हो कि कितना प्लान एलोकेट करके कितना बजट बनाया जाएगा। दिस वाज कॉल्ड समथिंग कॉल्ड एज नॉन प्लान बजट। नॉन प्लान बजट आज भी होता है, ठीक है। ईयरली बेसिस पर इसको डिसाइड करा गया। ईयरली बेसिस पर इसलिए बिकॉज, ध्यान से समझना जो मैं बोलने जा रहा हूँ, प्लान तो 5 ईयर प्लान था, लेकिन 5 ईयर प्लान कंट्री का ये होता है कि आने वाले 5 साल में हम अपनी पोजीशन, अपनी स्थिति पोजीशन ए से पोजीशन बी से सी और सी से डी पर देखना चाहते हैं, यानी कि ऐसे ऐसे और ऐसे करके रास्तों पे चलना चाहते हैं, इनफैक्ट पोजीशन ई तक। तो लीप्स एंड बाउंड्स कर हर एक कंट्री जो आने वाले 5 सालों के अंदर बढ़ना चाहती है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर एंड फिफ्थ ईयर। लेकिन एक एक साल के लिए जहां जहां स्टॉपेज लगता है, फॉर एग्जाम्पल स्टॉपेज लगा पॉइंट बी पर, पॉइंट सी पर, पॉइंट डी पर, पॉइंट ई पर, इसके लिए हर साल एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आती है हमारे देश में, जिसको आम जनता जानती है बजट के रूप में, बजट के नाम से, ठीक है। तो हुआ क्या, एक 5 ईयर प्लान जो था उसका एडवांटेज ये था कि गवर्नमेंट जो थी अब वो लार्जर पिक्चर पे फोकस कर सकती थी, कि मान लो चलो ठीक है हम लोग बजट लाने को मान जाएंगे, सरकार ने ये सोचा, लीडर्स ने सोचा, लेकिन हमें ये पता है कि आने वाले 5 साल में हमें पॉइंट ए से पॉइंट ई पर जाना है, और हमारी जो ग्रोथ होगी वो इधर से लेकर इधर तक होनी चाहिए, सीधा ऐसे जंप इस डायरेक्शन में करनी चाहिए। फिर उसके नीचे ऐसे जाओ, ऐसे जाओ, ऐसे जाओ, ऐसे जाओ, ऐसे जाओ, ऐसे जाओ, यहां तक पहुंचना मकसद। बात यह है कि पहुंचना यहां तक है, दिस शुड बी आवर पोजीशन, ओके। उसके बाद 5 ईयर प्लान हैज द एडवांटेज ऑफ परमिटिंग द गवर्नमेंट कि वो अब लार्जर पिक्चर पे फोकस कर सकती थी सरकार, और लॉन्ग टर्म इंटरवेंशन इकोनॉमी में करने का सोचा सरकार ने, ठीक है। अब यहां पर आपको एक फोटो दिख रही है, सेंट्रलाइज प्लानिंग, जो कि प्लानिंग कमीशन के आने के बाद प्लस 5 ईयर जो प्लान इंट्रोड्यूस हुए उसके बाद इस प्रकार से सेंट्रलाइज प्लानिंग करी गई।
और सेंट्रल लेवल पे प्लानिंग कमीशन के बिना तो हो ही नहीं सकती। अब ये लीडर हैं हमारे देश के, करंट सरकार के, ये यहाँ अपना भाला रखेंगे, डंडा रखेंगे और ये यहाँ से हाई जंप मारेंगे उस तरफ। लेकिन यहां पर ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है, विलेज रियलिटी। गांव की स्थिति को बदलना और डिसेंट्रलाइज लेवल पे प्लानिंग करना ये आम बात नहीं थी। इस डायग्राम कह रहा हूं, इस इमेज को समझने की कोशिश करो। ये पिलर और ये डंडा विलेज रियलिटी के नाम से यहां पर भी लग सकता था, जो कि फिर इस पर्सन को डंडे की जरूरत ही नहीं थी, ये लीडर हमारे आराम से यहां से कूद जाते। लेकिन यहां पर ये फोटो दिखाकर राइटर हमें ये हिंट देना चाह रहे हैं कि गांव की स्थिति को बदलना ना उस टाइम पर इतना इजी टास्क नहीं था। और ये इजी टास्क नहीं था, इसकी सिचुएशन आप 1952 से लेकर 2022 तक कंपेयर कर लो। आज भी गांव में जो मकान उस जमाने में थे ना, पूरे देश में कोई ना कोई ऐसा गांव, कोई ना कोई तो छोड़ दो, हजारों लाखों की संख्या में ऐसे गांव हैं जो कि बहुत ही ज्यादा बीहड़ों में जाकर इतनी ज्यादा अंडर डेवलप्ड है कि जिसका कोई अनुमान नहीं लगा सकता, कि एक पर्सन देखकर शॉक हो जाए कि भैया हमारे मुंबई में, कोलकाता में, दिल्ली में हाईफाई मॉल है, मैकडी का बर्गर खा रहे हैं, इनकी हालत देखो कि घर में अगर जोर की कोई हॉ करके चीख देना तो पता चला ये दीवार गिर पड़े। और ये आम जनता पीछे खड़ी हुई है, ये इनकी एक्सपेक्टेशन थी कि लीडर्स हमारे ये करेंगे। लेकिन लीडर गांव की रियलिटी को बदलने में डंडा टूटा क्यों है? बार बार फेल हो रहे हैं। यानी कि उनको लगा फर्स्ट 5 ईयर प्लान में, मैं अभी बताऊंगा, सारे एक एक प्लान डिस्कस करवाऊंगा, और ये याद रखना दिस इज पॉलिटिकल साइंस बुक, हम लोग यहां पर इकोनॉमी को नहीं डील कर सकते, लेकिन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक इकोनॉमी फ्रॉम द एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू, जो कि हमें नितिन सिंघानिया में हेल्प करेगी ये वाली बुक। हम लोग यहाँ पर 3 5 ईयर प्लान के बारे में बात करेंगे, लेकिन 5 ईयर प्लान के खत्म होने से लेकर नीति आयोग के बाद की जो बात है और एक एक प्लान में क्या क्या यूनिक फीचर थे, ये वाली बात हम बेस अपना यहाँ से बना लेंगे और एडवांस लेवल की बात हम करेंगे नितिन सिंघानिया के 3rd एडिशन में। ठीक है, छोड़ो उसको, फिलहाल यहीं पर फोकस करो। यहाँ पर पॉलिटिकल लीडर्स, इसका मतलब ये आप डंडा देख रहे हो, ये डंडा देख रहे हो, 1 2 3 4 एंड 5। 5 ईयर प्लान 5 साल का होता है, 5 टुकड़े हैं इस डंडे के। ये डंडा शुरू में इसका मतलब और भी लंबा था और ज्यादा लंबी जंप ली जा सकती थी विलेज रियलिटी को चेंज करने के लिए, लेकिन लीडर इसमें हमारे असमर्थ रहे, वो फेल हो गए इस इनिशिएटिव में। और 5 ईयर प्लान से जो समझा जा रहा था, जो चीज चेंज करने का सोचा जा रहा था, वो हो ही नहीं सका और बार बार इनको मुंह की खानी पड़ी, इसलिए इसकी इतनी चोटें लगी हुई हैं। खैर, डायग्राम इज नॉट पार्ट ऑफ आवर करिकुलम, यूपीएससी का हमारे पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया कि आप ये समझ पाओ कि इसका मतलब यहाँ से आपको मैंने एक चीज़ के लिए प्रिपेयर करवा रहा हूँ कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान में फोकस करा गया था ज़्यादातर एग्रीकल्चर पर, इंडस्ट्रीज पर नहीं। तो हमने सोचा था कि ठीक है, एक 5 ईयर प्लान में रख देते हैं एग्रीकल्चर। शुरू में ही एग्रीकल्चर कहाँ होता है? कंट्री साइड, गाँव में होता है। तो जब एग्रीकल्चर पे फोकस करेंगे, गाँव की भुखमरी की समस्या मिटेगी, गरीबी की समस्या मिटेगी। जब इतना कुछ होगा तो वो पैसा गाँव पे लाके खर्च कर देंगे, सिंपल। लेकिन ये सिंपल बोलने के लिए ना, बोलने के लिए सिंपल है। अगर इतना सिंपल होता ना तो रियलिटी देख लो। फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1952 से 57, जिसमें ये वाली बात करी गई विलेज रियलिटी को चेंज करने के लिए। आज 2022 में बैठे हैं, 75 साल हो गए आज़ादी को पूरे हुए, तब भी चेंज नहीं हो सका, तब भी चेंज नहीं हो सका। और ये डंडा होते होते ये सिचुएशन कहाँ गई है? विलेज रियलिटी इतनी बन गई है ये, और यहाँ पर ये है विलेज रियलिटी। अगर आज की मैं बात बताऊँ, ये विलेज रियलिटी है, ये वाला बार, ये ऊपर जो मैंने बनाई ये, और स्टिक हो गई है इतनी सी, और जो पर्सन जो इसको कैरी कर रहा है वो गया इतना सा। ये है आज की रियलिटी। ये कूदेगा भी तो तेरे पास इतना बड़ा डंडा कहाँ है? और आयरॉनिकल और पैराडॉक्सिकल सिचुएशन है हमारे देश की। भैया, गांव चेंज हो नहीं पा रहा, सैटेलाइट भेजी जा रही हैं, ड्रोन्स,
टेक्नोलॉजी, बड़ी बड़ी मूर्ति बन रही हैं पैसा खर्च कर करके, ये रियलिटी है। जबकि गांधी जी हमेशा कहते थे डिसेंट्रलाइज्ड लेवल ऑफ प्लानिंग होनी चाहिए। प्लानिंग हमेशा देश के जड़ से शुरू होनी चाहिए, और देश का जड़ होता है गांव। और इसी के ऊपर जो चीज़ें अचीव नहीं हो सकी है, जीएस पेपर 2 में 2013 से 22 तक, जब से सिलेबस चेंज हुआ है, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे मेंस के अंदर। आगे बात करते हैं। जो ड्राफ्ट था फर्स्ट 5 ईयर प्लान का और जो एक्चुअल प्लान डॉक्यूमेंट आया, वो दिसंबर 1951 में रिलीज करा जाता है। और पूरी कंट्री बड़ी एक्साइटेड हो गई इस प्लान को देखकर। लोग अलग अलग एरेना से जो थे, उन्होंने इस प्लान डॉक्यूमेंट को एक्सटेंसिवली डिस्कस करा। एकेडमिक्स वालों ने, जर्नलिस्ट, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज़, इंडस्ट्रियलिस्ट, किसान और नेताओं ने। ये वाली बात कोई नई नहीं है। आपको ऐसा लगता होगा कि इकोनॉमिक सर्वे सिर्फ यूपीएससी वाले पढ़ते हैं, नहीं। इकोनॉमिक सर्वे और जब बजट आता है ना, इवन चलो बजट को तो आपको पता है कि सारे लोग टैक्स पेयर्स वगैरह, ये पेंशन वेंशन वाले जिनको मिलती है तो सब देखते ही हैं। इकोनॉमिक सर्वे जब आता है ना, इकोनॉमिक सर्वे की बड़ी सारे एरेनाज में जर्नलिस्ट वगैरह इधर उधर ना बहुत सारा उसको डिस्कस करते हैं। हम तो मजबूर है कि एग्जाम निकालने के पर्सपेक्टिव से हमें डिस्कस करना पड़ता है, जानना पड़ता है। लेकिन हमसे पता है क्यों यूपीएससी एक्सपेक्ट करता है कि हम बजट और इकोनॉमिक सर्वे के बारे में जानें। बात सिर्फ जीएस पेपर 3 और इकोनॉमिक्स से सब्जेक्ट की नहीं है। बात यहाँ पर यह है, यूपीएससी हमसे एक्सपेक्ट करता है कि भैया तुम जब कलेक्टर बनकर जाते हो ना, तो पहले दिन ही तुम 200 डिपार्टमेंट के हेड बन जाते हो अपने डिस्ट्रिक्ट में। और हर डिपार्टमेंट को चलाने के लिए अलग अलग काम होते हैं। काम के लिए चाहिए होता है पैसा। जो पैसा हम तुम्हें देंगे, जब तुम्हें देश का यही नहीं पता कि सरकार का गोल क्या है, कौन कौन से सेक्टर पे क्या क्या उसको लगाना है, तो तुम क्या घंटा पैसे खर्ची करोगे? तुम तो पता चला कि सारे अपनी जेब में रख दो और 11-11 रुपए बांट रहे हो सबको डिस्ट्रिक्ट में। क्या छोड़ो, देश का वैसे कुछ नहीं होने वाला, क्या करना पैसे लगा कर यहाँ पर यार, घर ले जाओ, इससे बढ़िया ट्रेडिंग में लगा दूंगा सारे। मैं 5 करोड़ के जब 25 करोड़ बना लूंगा तब लगा दूंगा मैं, जो सरकार ने मुझे 5 करोड़ दिए थे। इसलिए हमें पढ़ना पड़ता है इकोनॉमिक सर्वे, ताकि हम सरकार की पिछले साल की रणनीतियों को जान पाए और आने वाली रणनीतियों को जान पाए। बिकॉज एग्जीक्यूटिव के पार्ट हम भी होते हैं। गवर्नमेंट इज ऑल्सो एग्जीक्यूटिव एंड ब्यूरोक्रेट्स आर ऑल्सो एग्जीक्यूटिव। दे आर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड वी आर परमानेंट एग्जीक्यूटिव। ये जो मैंने आपको आंसर और एक्सप्लेनेशन बताया ना, इसको याद रखना है इंटरव्यू में बोलने के लिए, कि वो लोग होते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, उनको कहते हैं पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेसी या पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। हम होते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव, परमानेंट ब्यूरोक्रेसी। लेकिन हमें एक चीज शपथ दिलवाई जाती है, एक चीज की, याद है ना आपको, पता ही होगा ये वाली बात तो, याद क्या है, मतलब मैं कह रहा हूं याद है, पता ही होगा ये वाली बात तो। इररिस्पेक्टिव ऑफ द सरकार, हमें लॉयल्टी एडमिनिस्ट्रेशन और जनता के साथ रखनी पड़ती है। हम ये नहीं कह सकते कि नहीं नहीं अब तो कांग्रेस की सरकार आ गई, मेरे को तो काम करने का मन ही नहीं करता। हमें लॉयल्टी रखनी चाहिए, हमें पॉलिटिकली ए न्यूट्रल होना चाहिए। ये सारी क्वालिटीज हम एथिक्स में पढ़ेंगे, डोंट वरी। लेकिन जो एक्साइटमेंट थी इस प्लानिंग के साथ, ये अपनी पीक पर पहुंच गई। और जब तक ये प्लानिंग की एक्साइटमेंट खत्म होने वाली थी, उसी टाइम पर 1956 में 5 साल बाद सेकेंड 5 ईयर प्लान आ गया। फिर थर्ड 5 ईयर प्लान आता है 1961 में। फोर्थ 5 ईयर प्लान 1966 में स्टार्ट होना था, ठीक है। लेकिन हमने जो सोचा था, जिस हिसाब से हमने यूनिक फीचर अडॉप्ट करने का सोचा था अपनी प्लानिंग में, वो डिक्लाइन हो गए। और इंडिया को इस टाइम पर फोर्थ 5 ईयर प्लान के टाइम पर जो एक्चुअली इंट्रोड्यूस होना था 1966 से, प्लान हॉलीडे लेना पड़ा हमें, क्योंकि हमारा देश एक्यूट इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा था इस टाइम पर। तब नेहरू जी की डेथ भी हो गई थी और सेकंड प्रधानमंत्री हमारे देश में आए थे। कौन थे वो, जल्दी नाम बताओ। कौन? लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री। और उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। कुछ भी मैसेज आ जाता है। क्रोनोलॉजी अगर मैं बताऊं ना, क्रोनोलॉजी शुरू से वॉर की, 47-48 पहला युद्ध पाकिस्तान, 62 चाइना,
65 फिर से पाकिस्तान हावी 60, मैं 65 तक ही रखूंगा इस डिस्कशन को, क्योंकि अभी ये 66 तक बोल रहा है। क्या हुआ, वॉर के साथ साथ ना एक्यूट तरीके से इकोनॉमिक क्राइसिस जो आया, बहुत भयंकर तरीके से जो इकोनॉमिक क्राइसिस आया, हुआ क्या, हमें लेना पड़ा प्लान हॉलिडे। एंड दिस क्वेश्चन कैन कम एनी टाइम कि अमंग वेरियस 5 ईयर प्लान्स यूपीएससी का क्वेश्चन बन सकता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि यूपीपीएससी, एमपीपीएससी नहीं, ये यूपीएससी में क्वेश्चन बन सकता है। वो आपको सिंपल सा, यूपीएससी अब इस लेवल पे पहुंच चुका है कि वो आपसे ये पूछ सकता है 1, 3, 5, 7 फॉर एग्जांपल आपके सामने 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन से प्लान को हम लोग प्लान हॉलीडे बोलते हैं, विच वॉज scheduled to take place in 1966 but was delayed. First 5 year plan, third 5 year plan, fifth 5 year plan, seventh 5 year plan, और ऑप्शन तो आजकल यूपीएससी बेहद बना देता है, फोर्थ 5 ईयर प्लान। क्या आंसर है, फोर्थ 5 ईयर प्लान, ये चीज। हालांकि बड़े सारे क्रिटिसिज्म्स जो है वो इमर्ज होते हैं अबाउट द प्रोसेस एंड प्रायोरिटीज ऑफ दिस प्लान। जो फाउंडेशन है इंडिया के इकोनॉमिक डेवलपमेंट का इस टाइम पर, ये चीज़ मतलब काइंड ऑफ वो ये बोल रहा है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो थी जैसा सोचा था वैसा हुआ नहीं, इतना इजी रास्ता भी नहीं था, इतना इजी रास्ता भी नहीं था कि प्लानिंग बस सोचा और हो गई। अब देखो क्या है, मैंने जैसा कि आपको बोला था, आने वाले पेजेस ना आपको ये तो सिखा देंगे फर्स्ट 5 ईयर प्लान था क्या, किसने इंट्रोड्यूस करा, क्या क्या बातें करी गई थी, लेकिन मैं इतने से सेटिस्फाई नहीं होता। लोग ये बोलते हैं कि शुरू के कुछ 3 कर लो एनसीईआरटी में, और जब मोदी जी ने जब चेंज करा 5 ईयर प्लान को, नीति आयोग लेकर आए, तो वो लास्ट वाला जो 12th 5 ईयर प्लान था उसको कर लो। नहीं, 1 से लेकर 12 तक सारे करेंगे हम लोग, और एक एक प्लानिंग में क्या क्या दे रखा था सारे करेंगे। ये क्यों करेंगे, बहुत सारे पेपर के अंदर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट दिस 5 ईयर प्लान, वो 4th भी हो सकता है, 11th भी हो सकता है, 9th भी हो सकता है, 8th भी हो सकता है। पता होगा तभी तो क्वेश्चन कर पाऊंगा। अगर कल को मीन्स में आ गया, सोचो जरा कि जो लास्ट 5 ईयर प्लान था और आज के टाइम में जो हमारा 15 ईयर का प्लान चल रहा है, इसमें क्या क्या चेंजेस हैं, तो जब वो ही नहीं पता होगा तो घंटा लिखूंगा मैं। और एक बात और बता देता हूं, करंट प्लान को जानने के लिए ना 5 ईयर प्लान तो इंट्रोड्यूस होते नहीं है, 15 साल का प्रोस्पेक्टिव प्लान पता लगाने जाएंगे तो पता चला 1 साल तो प्लान को जानने में लग गया, यूपीएससी की प्रिपरेशन ही निकल गई तब तक। इसी के लिए, सिर्फ इसके लिए हमें बजट और इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना पड़ता है, बस ये है इसका आंसर। और ये भी ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं होती, ये चीज़ हम चोरी करेंगे विजन आईएएस से, इनकी समरी डॉक्यूमेंट। फंसेगा उससे तो फंसा, नहीं फंसा तो वो भाड़ में जाए। और जैसा कि मैं बता दूं, इकोनॉमिक सर्वे बजट की रेलेवेंस कुछ रह नहीं गई है पिछले 4 साल से, आराम से 4 साल से भी नहीं बोलना चाहिए, 2018 से आराम से वो सारी चीज़ें स्टैटिक पोर्शन से सॉल्व हो सकती है, बिकॉज कनेक्टिविटी पूछ रहा है वो सिलेबस के टॉपिक्स की, इंक्लूसिव ग्रोथ प्लस पॉवर्टी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स प्लस इंडिया का फ्यूचर इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, वो कनेक्शन ड्रॉ करवा रहा है स्टैटिक चीज़ों के बीच में। हाँ कुछ है तो ऑब्वियस ही बात है, मैं ये तो कहता नहीं हूँ कि 1 साल के भी करंट अफेयर नहीं करेंगे, कंपैरिजन तो करके जाएंगे, तो बजट सेफ साइड के लिए कर देंगे, 1 साल का इकोनॉमिक सर्वे, 1 साल के करंट अफेयर को स्प्रिंकल कर देंगे अगर जरूरत लगी तो। लेकिन लोगों को तो यही नहीं पता ना कि स्टैटिक पोर्शन जो है, इंक्लूसिव ग्रोथ वगैरह, ये क्या। अगर मैं किसी को सिर्फ ये भी बोल दूँ ना, किसी को भी कि सिर्फ इंक्लूसिव ग्रोथ को डिफाइन कर दो जरा, मुझे 150 वर्ड्स का ये क्वेश्चन है, इसमें मुझे सिर्फ 2 लाइन चाहिए, इसके बारे में 2 लाइन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लोगों को पता ही नहीं है कि इंक्लूसिव ग्रोथ को डिफाइन कैसे करेंगे। और मैं तो इस लेवल तक जाता हूँ, इकोनॉमी की डिस्कशन को अच्छी तरीके से ब्यूटीफाई करने के लिए मैं लेमन डेफिनेशंस याद नहीं कर पाता किसी को कि हाँ ये रो चिट्ठा बना लेना, इन सब की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए सिलेबस की। नहीं, सिलेबस के जो टर्म्स होते हैं लोग यही तो नहीं समझते। अगर वो डेफिनेशन आपको किसी एक महान इंसान के द्वारा, महान बॉडी के द्वारा, यूएन की संस्था के द्वारा मिलती है तो उसको लिखो, उसको लिखो। इंक्लूसिव ग्रोथ अमर्त्य सेन ने कैसे डिफाइन करी है, मैं ऐसे लिखवाऊंगा, अकॉर्डिंग टू अमर्त्य सेन, एज पर द व्यूज ऑफ अमर्त्य सेन, इंक्लूसिव ग्रोथ कैन बी डिफाइंड एज ये। तो जहां पर्सन को 1 नंबर मिल रहा होता है ना, मैं उसको 1.5 नंबर दिलवाता हूं। और मैं आधे नंबर की रिस्पेक्ट यूपीएससी की मेंस में बहुत ज्यादा करता हूं, बहुत ज्यादा।
मैं इतनी इज्जत किसी को नहीं देता, तो मेरी टोन तो जानते ही हो सब लोग, लेकिन मैं इसको बहुत इज्जत देता हूँ, क्योंकि यूपीएससी नंबर भर भर के देने के लिए बैठा होता है, लोग लेने ही नहीं जानते उससे नंबर। As far as in GS paper 2 and 3 you can go to 190 marks in GS paper 2 and 190 marks in GS paper 3, यकीन नहीं मानोगे आप। और जिनके नंबर आए हैं ना आज तक, वो सिलेक्टेड कैंडिडेट नहीं है, वो विजन में, अनअकैडमी में, यहाँ वहाँ पढ़ा रहे हैं टीचर्स ही ऐसे, जिनके ऐसे एक्चुअल में नंबर आए हैं। क्यों? ओवर फोकस ऑन वन पेपर और या फिर एक सब्जेक्ट से ज़्यादा प्यार। हमें क्या बनना होता है? जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन। थोड़ा 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 सबके बारे में पता होना चाहिए। सोचो जरा, मजे सोच लो अपने जरा। चलो ये मानते हैं एग्जैजरेटेड है, ये हाईएस्ट नंबर गए हैं मान लो फॉर एग्जाम्पल, मैं कह रहा हूँ 150 नंबर और पेपर 1 तो बहुत फैक्चुअल है, चलो फिर भी कट गए सोसाइटी वगैरह की वजह से, मान लेते हैं 135 नंबर का टारगेट बनाए, और 4 तो बहुत ही अच्छा पेपर होता है, इसमें 180 का टारगेट बनाए, और ऐसे में हम लोग अपना अगेन 180 का टारगेट बनाए। हमारी रैंक और सेकंड रैंक में ना, हमारी रैंक और सेकंड रैंक में कम से कम 150 नंबर का फर्क आ जाएगा। वाहवाही करती तो मीडिया फेरेगी कि रैंक 1 है, वो तो छोड़ दो। जो इस फील्ड में, यूपीएससी की फील्ड में जो लोग वाहवाही करेंगे ना कि सर प्लीज शाम को थोड़ा सा टाइम निकाल लिया करो, 50 लाख रुपए दे देंगे आपको, 1 घंटा आके पढ़ा दो हमारे प्लेटफॉर्म पे आकर, सिर्फ 1 घंटा लवासा में बैठे होगे, एक बस यूट्यूब शॉट डाल देना बस हमारे नाम से, हमारी टी शर्ट पहनकर, 1 करोड़ रुपए दे देंगे हम आपको। ये वो लोग होते हैं कि जिन्होंने जितना एजुकेशन पे पैसा लगाया होता है, उनके माँ बाप ने जितना खर्च करा होता है, सिर्फ ये आधे आधे नंबर की मेहनत कर कर ना, ये सिर्फ जिस दिन इनका पीडीएफ में नाम आता है, ये इंस्टीट्यूट में जाकर बोल करके हमने यहाँ टेस्ट सीरीज लगाई थी, हम यहाँ पढ़े हैं, वो पढ़ गए। लवासना जाने से तो पहले ये एक फॉरेन ट्रिप मार आते हैं, और कम से कम एग्जैजरेट अगर ना करूँ 9 से 17 करोड़ रुपए तो उनके पास हो जाते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।